हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ओशनोलॉजी और आज हमारी क्लास नंबर 4 है जिसमें पढ़ेंगे अटलांटिक ओशियन के बारे में, जो भी अंध महासागरीय धाराएं हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम जो ये धाराएं पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो ये धाराएं हैं ये होती क्या है। तो देखो, ये डेफिनेशन है समुद्री धारा की। जब महासागरों का जल एक निश्चित दिशा में क्षैतिज गति से मूव करता है ना, तो वो कहलाती है समुद्री धारा। यानी कि जो भी महासागर हैं वहाँ पे क्या होगा, जो पानी होगा ना वो क्षैतिज दिशा में मूव करेगा, ठीक है। और ये एक निश्चित दिशा होगी। मान लो ये लेफ्ट जा रहा है, इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, और इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, ठीक है। तो ये महासागरों का जल होता है ना, वो एक निश्चित दिशा में क्षैतिज गति से मूव करता है और वही कहलाती है समुद्री धारा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रवाह किसे कहते हैं। देखो, समुद्री सतह पर धीरे धीरे होने वाली जल की मूवमेंट को समुद्री जल प्रवाह कहते हैं। देखो, प्रवाह में और धारा में क्या डिफरेंस आ गया। देखो, ये जब एक निश्चित दिशा में क्षैतिज गति से मूव कर रहा था ना जल, वो तो थी धारा। लेकिन ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे मूव करेगा। जो भी समुद्र की सतह है उसके ऊपर जो जल है ना वो धीरे धीरे मूव करेगा, तो वो कहलाता है समुद्री जल प्रवाह। इसमें कोई निश्चित दिशा या क्षैतिज गति से मूव करेगा ये नहीं है, ठीक है। इसकी निश्चित सीमा नहीं होती है, ठीक है। जो ये जल मूव करके जाता है ना, इसकी निश्चित सीमा नहीं होती है और ये किसी भी दिशा में प्रवाह होके जा सकता है। ये है जल का प्रवाह। आगे है विशाल प्रवाह। क्या कहें, देखो ये तो प्रवाह था, ये है विशाल प्रवाह। देखो, ऐसा प्रवाह जिसमें 2 या 3 धाराएं निकल जाती हैं और दूर से ही प्रवाह की दिशाएं दिखाई देती हैं, तो वो विशाल प्रवाह कहलाता है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धारा। जो समुद्री धारा होती है ना, उसमें एक निश्चित दिशा होगी और क्षैतिज गति से पानी मूव करेगा। फिर है प्रवाह। प्रवाह होगा, उसमें धीरे धीरे वाटर मूव करके जाएगा और इसकी कोई भी निश्चित सीमा और दिशा नहीं होती है जल के प्रवाह की। फिर है विशाल प्रवाह। इसमें है ना 2-3 करंट यानी कि 2-3 धाराएं होती हैं, वो चलती हैं और दूर से ही प्रवाह की दिशा जो होती है वो दिखाई देती है। यानी कि 2-3 धाराएं वो क्षैतिज दिशा में चलेंगी और दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये ओशन करंट्स चल रहे हैं, ठीक है। ये समुद्री धाराएं जो ये दिखाई दे रही हैं, ये दूर से ही पता चल जाएगा, तो वो कहलाएगा विशाल प्रवाह। ये थी समुद्री धारा, प्रवाह और विशाल प्रवाह। आगे देखते हैं जो समुद्री धाराएं होती हैं उनकी उत्पत्ति के कारण कौन से हैं। सबसे पहला देखो, कोरियालिस बल के कारण। जो कोरियालिस बल होता है उसके कारण क्या होता है, 0 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की ओर जो हवाएं चल रही होती हैं वो मुड़ जाती हैं। यानी कि भूमध्य रेखा पर है ना, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चल रही हैं वो तो 0 डिग्री पर आके उत्तर की ओर मुड़ जाएंगी, और जो दक्षिण गोलार्ध में चल रही हैं वो दक्षिण की ओर 0 डिग्री पर आके दक्षिण की ओर मुड़ जाएंगी। और जब ये हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं ना, तो ही धाराएं चलती हैं। कैसे, मान लो जो भी यहाँ पे कोई समुद्र है और इधर से हवा आई, तो ये हवा पानी को अपने साथ बहा के आगे की ओर ले जाएगी, तभी तो पानी की धारा चलेगी ना। इसको कहते हैं फेरल का नियम। और धाराएं पवनों के कारण और पवने कोरियोलिस बल के कारण चलती हैं, ठीक है। क्या कहा है इसमें, कोरियोलिस बल के कारण है ना, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो तो 0 डिग्री इक्वेटर पे आके उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे, और जो दक्षिण गोलार्ध में जो हवाएं चल रही हैं वो 0 डिग्री पे आके और दक्षिण की ओर मुड़ जाएंगी। और फिर जो हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं ना वो धाराएं चलाती हैं, ठीक है। इसी को ही कहते हैं फेरल का नियम। और एक पॉइंट ये है कि धाराएं जो हैं वो पवनों के कारण चलती हैं, यानी कि जो भी समुद्र के पानी के ऊपर जो पवनें आएंगी और वो आगे की ओर धकेलेंगी, तो ये धाराएं चली पवनों के कारण, और जो पवनें हैं ना वो चलती हैं कोरियालिस बल के कारण, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है कोरियालिस बल है वो पैदा होता है। ये हमने कई बार पढ़ लिया अपनी और वीडियो में भी। आगे देखते हैं गुरुत्व बल के कारण। जो धाराएं चलती हैं वो गुरुत्व बल के कारण कैसे चलती हैं। देखो, जो गुरुत्व बल होता है ना वो भूमध्य रेखा पर तो होता है कम, और जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, वहां होता है अधिक, ठीक है। गुरुत्व बल भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्व बल अधिक होगा, कम होगा,
तो इसका मतलब क्या होगा, जो भूमध्य रेखा के पास अगर पानी है तो उसमें कल जो ये हलचल है वो कम होगी, और ध्रुवों पर अधिक होगा तो उस पानी में हलचल अधिक होगी। तो देखो, जो पृथ्वी की सतह है उसको गुरुत्व बल अगर मान लो प्रभावित कर रहा है तो जल भी तो उसी पर ही है ना, तो जल भी फिर प्रभावित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें कैसे जो है इनको ओशियन करंट्स को प्रभावित करती हैं, ये देखो। प्रचलित पवनें, इसका एग्जाम्पल दिया व्यापारिक पवनें, सनमार्गी पवनें, जैसे ये पछुआ पवनें, ये सारी क्या होती हैं, ये होती है प्रचलित पवनें। जो पवनें होंगी वो क्या करेंगी, मान लो एक साइड से पवन आ रही है और आगे ये सी है तो ये आगे इसको पानी को धकेलेंगी, बहा के लेके जाएंगे अपने साथ पानी को। तो जो पवनें होती है ना, ये पानी का वेग अधिक बढ़ा देती हैं। ठीक है, मान लो अगर पवन तेज चल रही है तो पानी का वेग भी तेज होगा, तेजी से मूव करेगा। देखो ये एग्जाम्पल देखिए, व्यापारिक पवनों के कारण क्या होता है, जो इक्वेटर का जल होता है ना, जो भी 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है उसका जल मूव करता है, किसके कारण, व्यापारिक पवनों के कारण। और जो ये पछुआ पवनें होती हैं उनके कारण कौन सा जल है, देखो दक्षिण गोलार्ध में जो पवनें होंगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बहती है, किसके कारण, दक्षिण गोलार्ध में जो पछुआ पवनें आएंगी उसके कारण पश्चिम से पूर्व की ओर जो धारा है पानी की वो बहेंगी। ये है प्रचलित पवनें। आगे देखो, पवनें समुद्री धाराओं को मोड़कर अपने साथ बहाकर भी ले जाती हैं। ठीक है, आगे है वायुदाब में भिन्नता। वायुदाब में भिन्नता के कारण कैसे जो हमारी ये धाराएं ये चलती हैं, देखो जब मान लो वायुदाब अधिक होगा तो क्या होगा, वायुदाब अधिक है तो जो टेम्परेचर होगा वो होगा कम, टेम्परेचर कम है तो जो पानी है वो ठंडा है, ठंडा होके पानी क्या करता है, नीचे की ओर बैठ जाता है। ठंडा पानी होगा वो भारी हो जाता है ना, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, वो कम मूव कर पाता है। अच्छा, इसके दूसरी तरफ देखो, अगर वायुदाब कम है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा अधिक। अगर टेम्परेचर अधिक है जल का, मान लो ऊपरी भाग जो है जल का वो गर्म हो गया, गर्म होके फैलेगा तो क्या होगा, वो आगे की ओर मूव करके जाएगा। ठीक है, तो जो मूव करता है वही तो धारा है, जो जल होगा वो आगे की ओर बह के जाएगा वही तो धारा है। आगे देखो, वृष्टि, ज़्यादा वर्षा वाले जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे क्या होगा, सी लेवल जो है पानी है जो समुद्रों में वो अधिक होगा, और जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे क्या होगा, पानी जो है वो कम होगा। क्यों, बारिश ही नहीं होगी तो समुद्रों में पानी कहाँ से बढ़ेगा, लेवल कहाँ से आएगा। और जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, मान लो जो पहाड़ हैं यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, मेल्ट होके ये नीचे की ओर आएगी ना, तो क्या होगा, जब जो भी मान लो बारिश आती है, अगर मान लो किसी क्षेत्र पे वर्षा अधिक होगी तो वहाँ पे जो समुद्र है ना उसका जल अधिक होगा, और जहाँ पे कम होगी वहाँ पे कम होगा, और जो ऊंचे क्षेत्रों से जो जल है ना वो नीचे की ओर मूव करके आएगा। यह है वृष्टि। आगे है सूर्याभिताप या वाष्पीकरण। सूर्याभिताप, ज़्यादा वाष्पीकरण होता है तो क्या होगा, अगर मान लो वाष्पीकरण है पानी का वो ज़्यादा हो गया तो जो पानी है वो वाष्प बन के ऊपर जाएगा। अगर मान लो पानी वाष्प बन रहा है ज़्यादा तो जो समुद्र में जो पानी है उसका लेवल कम हो जाएगा, और अगर मान लो वाष्पीकरण कम हो रहा है तो जो समुद्र का लेवल है वो अधिक बना रहेगा। ठीक है, तो और जो ये पानी होता है अगर मान लो जो गर्म होगा, वाष्पीकरण हो रहा है गर्म होगा पानी, तो जो इसका पानी का जो घनत्व है वो अधिक भी होगा और वो मूव करके आगे की ओर भी जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर का क्या है, समुद्र में जिस भी मान लो जो भी प्लेस है, मान लो वहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो गया तो ये मैंने अभी बताया, तो क्या होगा, जल फैल जाएगा, फैल के और आगे की ओर मूव करेगा। और मान लो अगर पानी ठंडा है तो क्या होगा, सघन होकर नीचे की ओर जम जाएगा। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल में, गर्म जल जो है वो ऊपर ऊपर इक्वेटर से पोल्स की ओर जाता है, और जो ठंडा जल है ना वो बहता हुआ नीचे नीचे पोल से इक्वेटर की ओर आता है। आगे जो समुद्र के पानी में जो घनत्व में अंतर होता है उसके कारण कैसे जो है ये धाराएं चलती हैं। जिस जल का घनत्व अधिक होगा वह ऊपरी भाग में बहता है। ठीक है, जो भी जल होगा घनत्व अधिक है ना तो वो ऊपरी भाग में बहेगा, और वह हल्का होता है। अगर घनत्व अधिक है तो
पानी हल्का है, और पानी हल्का है तो वो ऊपर ऊपर बह कर जाएगा। और अगर मान लो घनत्व कम है तो क्या, घनत्व कम किसका होता है, जो बाहरी चीज़ होती है, ठीक है। अगर घनत्व कम होगा तो वो पानी जो है वो नीचे की ओर बैठ जाएगा और नीचे नीचे ही धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। ये है समुद्र के पानी के घनत्व में अंतर, यानी कि घनत्व अधिक है तो वो जो पानी है वो ऊपर ऊपर आगे की ओर बह के जाएगा, और अगर घनत्व पानी का कम है, वो ठंडा है, तो क्या होगा, वो नीचे नीचे वो धारा धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। आगे है हिम पिघलने पर जो धाराएं हैं वो कैसे चलती हैं। देखो, जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वो मेल्ट होते रहते हैं, और जो पानी है वो धीरे धीरे आता रहता है, और जो वो पानी होगा ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से वो कैसा पानी होगा, वो ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि बर्फ़ थी वो पिघली है, ठीक है। फिर वो आएगा और महासागरों में आके मिल जाएगा। अगर मान लो ग्लेशियर्स मेल्ट होके महासागरों में आके मिल रहे हैं तो क्या होगा, महासागरों में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और फिर जो ये जल जो है, ये ठंडा पानी है, वो जल में जहाँ से ये जल पहुँचेगा वहाँ पे आके ऊपर से जहाँ से ये आया है वहाँ तो कमी हो जाएगी, और जो ये नीचे आया है वहाँ क्या होगा, जो सी लेवल है वो अधिक बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, ऊंचे से नीचे लेवल की ओर जो धारा है वो चलेगी। क्या है, ग्लेशियर से मेल्ट होके आया पानी और फिर वो सी लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो जो भी पानी आया है नीचे सी लेवल बढ़ा है तो क्या होगा, ऊंचे भागों से नीचे भागों की ओर धाराएं चलने लग जाएंगी ये पानी की। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है जो अटलांटिक ओशियन में, वो इक्वेटर की ओर जाती है बह के। जो पूर्वी ग्रीनलैंड की जो अटलांटिक ओशियन में जो धारा है वो इक्वेटर की ओर बह के जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं लवणता में भिन्नता। लवणता में भिन्नता, अधिक खारा जल होगा वो क्या होगा, अधिक सघन होगा, और सघन होगा यानी कि वो भारी हो जाएगा तो नीचे नीचे चलेगा। और जबकि मान लो जिस पानी में लवणता कम होगी, कम लवणता होगी तो उसमें जो ये वेट है वो कम होगा ना, बोझ कम होगा, तो वो ऊपर ऊपर बहकर जाएगा कम लवणता वाला जल, ठीक है। अधिक लवणता वाला क्या करेगा, नीचे नीचे मूव करेगा, और जो कम लवणता वाला है वो ऊपर ऊपर बहकर जाएगा। इस प्रकार से जो लवणता है वो भी धाराओं के चलने में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमें पता चलता है। आगे देखो, जो उत्तरी गोलार्ध में जो भी ये ओशन करंट होते हैं ये क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बन गए। उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराएं किस दिशा से किस दिशा की ओर, और दक्षिण में किस दिशा से किस दिशा की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं समुद्री धाराएं। दो प्रकार की होती हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। गर्म यानी कि देखो, भूमध्य रेखा जो होती है वहाँ पे अधिक गर्मी होती है, तो वहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी वो होंगी गर्म, और ध्रुवों पर ठंड होती है तो नाम से ही है, ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी वो होंगी ठंडी समुद्री धाराएं, ठीक है। आगे देखो, ये मैंने हाथ से ही ड्रॉ कर रखा है थोड़ा बहुत, ये रहने दो, मैं आगे पढ़ के बताती हूँ आपको। ये ना बिल्कुल एक एक लाइन होगी जो वो एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा है ना, मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो फिर भी आप ध्यान से सुनते जाना। 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा और अफ्रीका के पूर्वी तट से समुद्री जल दक्षिण अमेरिका की ओर बहता है। यानी कि भूमध्य रेखा और जो अफ्रीका के तट पे जो पूर्वी तट है ना, वहाँ से जो समुद्री जल दक्षिण अमेरिका की ओर बहता है, इस जल को, इस धारा को हम क्या कहते हैं, उत्तर विषुवतीय धारा। उत्तर विषुवतीय धारा कौन सी है, जो भूमध्य रेखा और अफ्रीका के पूर्व तट से समुद्री जो जल है वो दक्षिण अमेरिका की ओर बहता है, ठीक है, उसको कहते हैं उत्तर विषुवतीय धारा। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका के तट से टकराकर उस तट के अनुरूप बहने लगती है। यहाँ साउथ अमेरिका में इसे किस नाम से जानते हैं, एंटीलीज धारा या एटाइल्स धारा, ठीक है। जो भी उत्तर विषुवतीय जो धारा आएगी ये अफ्रीका के तट से जो दक्षिण की ओर, दक्षिण अमेरिका की ओर बह रही है, वो जो है ये उत्तर विषुवतीय धारा ये दक्षिण अमेरिका के तट से टकरा के और उसी के अकॉर्डिंग बहने लग जाती है। और यहाँ पे साउथ अमेरिका में है ना, इसी धारा को, उत्तर विषुवतीय धारा को क्या कहते हैं, क्वेश्चन बन गया है, उत्तर विषुवतीय धारा को साउथ अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है,
एंटीलीज धारा या एटाइल्स धारा। ठीक है, आगे है यह धारा तटों से टकराकर और आगे की ओर बहता हुआ ये जल जाता है और उत्तर अमेरिका के तट पर इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। देखो, एक ही धारा थी, उत्तर विषुवतीय धारा। उत्तर विषुवतीय धारा को साउथ अमेरिका में तो कहते हैं एटाइल्स की धारा, और फिर उसी को ही नॉर्थ अमेरिका के तट पर जब ये जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, फ्लोरिडा की धारा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनेंगे। हमने अगर ये पता कर लिया कि उत्तर विषुवतीय धारा कहाँ से किधर आई और फिर किधर गई, तो हमें ये 3 क्वेश्चन याद हो गए। भूमध्य रेखा पर और जो अफ्रीका के पूर्वी तट से समुद्र का जो जल था वो दक्षिण अमेरिका की ओर बहा। जो भी अफ्रीका के पूर्वी तट से समुद्र की ओर ये दक्षिण अमेरिका की ओर जो बहा ये पानी, इसको कहा हमने उत्तर विषुवतीय धारा। और जो ये है ये साउथ अमेरिका में जब ये उत्तर विषुवतीय धारा गई तो इसको कहा एंटीलीज या एटाइल्स की धारा। फिर नॉर्थ अमेरिका में जब ये गई तो इसको कहा फ्लोरिडा की धारा। बस 3 ही पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, आगे देखो, उत्तर अमेरिका से ऊपर ग्रीनलैंड के दोनों ओर ठंडी धारा बहती है और पूर्व की ओर की धारा पूर्वी ग्रीनलैंड धारा और पश्चिम की ओर की धारा को लैब्राडोर की धारा कहते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका से ऊपर ग्रीनलैंड के दोनों ओर एक ठंडी धारा बहती है जिसको पूर्व की ओर तो पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा बोलते हैं उस धारा को, और पश्चिम की ओर जब वो धारा है तो उसको बोलते हैं लैब्राडोर की धारा। ठीक है, आगे जो फ्लोरिडा के आगे यही धारा अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है। जो ये उत्तरी जो विषुवतीय धारा आई थी ना, जो साउथ अमेरिका में आई थी, नॉर्थ अमेरिका में आई थी, जिसको फ्लोरिडा कहा था, ये आगे जाके और अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो फ्लोरिडा जो धारा थी जो नॉर्थ अमेरिका में चल रही थी, ये जब आगे जाएगी तो इसको अटलांटिक करंट या फिर अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस धारा के में ऊपर से लैब्राडोर और जो ऊपर से तो लैब्राडोर की और जो पूर्वी ग्रीनलैंड की जो ठंडी धाराएं हैं वो आके मिलती हैं। और फिर क्या होगा, जो ये स्थान जो होगा ना, इन स्थानों पे क्या होता है, एक जीव उत्पन्न होता है, उस जीव का नाम है प्लैंकटन। जब जो लैब्राडोर की जो धारा है वो और जो ग्रीनलैंड की ठंडी धाराएं होंगी ना, ये आके जब मिलती हैं तो क्या होगा, ये स्थान क्या होगा, ऊपर एक तो ठंडी धारा आ रही है, एक गर्म आ रही है, तो जो बीच वाला प्लेस होगा ना वहाँ पे प्लैंकटन नामक जीव होगा वो उत्पन्न होता है। और यहाँ पे फिशिंग का भी जो व्यापार, जैसे जो फिश होती है ना उनको पाला जाता है, तो यहाँ पे जो ये मछली पालन जो है बहुत अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ ग्रांड बैंक में क्या है, ये फिशिंग एरिया ही है जहाँ पे हम फिश पालते हैं इसमें। आगे है नॉर्वे की गर्म धारा यूरोपीय तट पर, जिसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। जो नॉर्वे की जो गर्म धारा आती है यूरोपीय तट पर, उस जगह पे इसको यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी धारा के कारण, नॉर्वे की जो गर्म धारा होती है ना, इसी के कारण ही यूरोप में पूरा साल बौछारें पड़ती रहती हैं। ठीक है, यूरोपीय जो बंदरगाह होती हैं वो इस कारण से, जो ये गर्म धारा आती है ना, इस कारण से जो ये यूरोप की जो बंदरगाहें होती हैं इन पर बर्फ़ नहीं जम पाती और जो व्यापार है वो चलता रहता है। और यहाँ पे जो बौछारें आती हैं और जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता और वहाँ पे अंगूर की खेती की जाती है। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन बन गए इनमें। आगे है अटलांटिक प्रवाह। अटलांटिक प्रवाह में क्या है कि एक भाग में नॉर्वे की गर्म धारा और दूसरा है ये देखो इंगमिंगर की धारा में बढ़ जाता है। जो अटलांटिक प्रवाह वो कितने पार्ट्स में बटा, 2 पार्ट्स में। एक भाग तो हो गया नॉर्वे की गर्म धारा और दूसरी होगी इंगमिंगर की धारा। ठीक है, फिर जो अटलांटिक प्रवाह वो अफ्रीका के पश्चिम तट पर कनारी नाम की धारा से जाना जाता है। ठीक है, जो अफ्रीका का जो पश्चिमी तट होगा अटलांटिक प्रवाह वहाँ पे जब जाएगी तो कनारी धारा के नाम से जानी जाएगी। और फिर उससे आगे जब वो भूमध्य रेखा और उत्तरी विषुवतीय धारा में जाके मिल जाती है, जो ये कनारी नाम की धारा होती है। आगे देखो, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के बीच या फिर अटलांटिक ओशियन में है। तो क्या क्वेश्चन बन गया, सारगैसो सागर कहाँ पे है, तो सारगैसो सागर जो है वो कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का पानी
बीच में बंद कर रह जाता है। जब मान लो जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का जो पानी जाएगा और वो बीच में बंद कर रह जाएगा तो उसमें ना एक प्रकार की घास उगती है जिसको हम कहते हैं सारगैसो घास, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो ये बंद क्षेत्र था ना, जहाँ पे ये पानी बंद कर रह गया था, यहाँ पे सारगैसो सागर है, उसी के नाम से इस घास का नाम पड़ा है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर और लवण यानी कि जो पानी का जो तापमान होगा और जो लवणता होगी दोनों ही अधिक होते हैं, और यहाँ पर जो पानी होता है ना वो स्थिर होता है। कहाँ पे? जो ये सारगैसो सागर है यहाँ पे, ठीक है। आगे है, ये तो थी उत्तरी गोलार्ध की धारा अटलांटिक ओशियन की। अब है जो अटलांटिक ओशियन है उसकी दक्षिणी गोलार्ध की धारा। देखो, दक्षिण गोलार्ध में इसे दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा कहते हैं, ठीक है। जो अटलांटिक ओशियन की जो धारा है जब वो दक्षिण गोलार्ध में जाती है तो उसको कहते हैं दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा, ठीक है। आगे है ब्राज़ील के गर्म धारा जो कि साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर है, और दक्षिण की ओर जो कि साउथ अमेरिका के फाकलैंड की ठंडी धारा है वो पूर्व की ओर बहकर जाती है और ब्राज़ील में गर्म धारा में मिल जाती है। क्या कह रहा है? जो ब्राज़ील के जो गर्म धारा है उसके पूर्वी तट पर दक्षिण की ओर से फाकलैंड की ठंडी धारा आके पूर्व की ओर बहकर जाती है और ब्राज़ील की जो गर्म धारा है ना उसमें मिल जाती है। फिर नीचे की ओर क्या होता है? जो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है ना, अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसके साथ साथ जो पश्चिम हवा है वो तेज़ी से बहती है और जो पानी है उसको बहा के लेके जाती है। इसे अंटार्कटिक पश्चिम प्रवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये ठंडा प्रवाह होता है, अंटार्कटिक जो प्रवाह होगा वो ठंडा प्रवाह होगा, ठीक है। आगे है ब्राज़ील की गर्म धारा दो भागों में बढ़ जाती है। ब्राज़ील की जो गर्म धारा है वो कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। कौन से दो भाग हैं? देखो, पहला है फाकलैंड की धारा, ठीक है। दूसरी अफ्रीका के दक्षिण तट के साथ साथ जाती है और वेंगुएला की ठंडी धारा कहलाती है, जो अंत में दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा में मिल जाती है, ठीक है। जो ब्राज़ील की जो गर्म धारा थी वो दो भागों में बटी, उनका क्या क्या नाम है? पहली तो है फाकलैंड की धारा, दूसरी है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण तट के साथ साथ जाती जाती वेंगुएला की ठंडी धारा कहलाएगी और अंत में जाके दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा में मिल जाएगी। इस पूरे प्रवाह को कहेंगे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। आगे है गर्म जल धारा आर्द्र पवनें अपने साथ लेके आती हैं। जो गर्म जल धारा है आर्द्र पवनें अपने साथ लेके आएंगी, किसको? गर्म जल धारा। जहाँ पे गर्म जल धारा बहेगी ना वहाँ पे बहुत सारी बारिश होगी। क्यों होगी? अगर मान लो गर्म जल धारा है तो टेम्परेचर कैसा हुआ? टेम्परेचर हुआ अधिक और वायुदाब हुआ कम। इसका एग्जाम्पल देखो, नॉर्वे की गर्म धारा से यूरोप में सारा साल बौछार पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है? यूरोप में सारा साल बौछारें पड़ेंगी तो वहाँ पे अंगूर की खेती होती है, ठीक है। वहाँ पे बर्फ़ नहीं जम पाती है। आगे देखिए, जहाँ ठंडी धारा बहेगी वहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे ठंडी धारा बहेगी ना वहाँ पे डेजर्ट होंगे, ठीक है। तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी धारा बहती है? यहाँ पे किनारे की ठंडी धारा बहती है। इसी कारण से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती और सूखा रह जाता है और वहाँ पे रेगिस्तान है। ठंडी देखो, ये देखो, अगर ठंडी जलधारा होगी तो अपने साथ क्या होगा? जो सघन पवनें आती हैं, ठंडी धारा होगी तो क्या होगी? पवनें होंगी वो सघन होंगी और धरातल पर बैठ जाएंगी, भारी होके और धरातल पर बैठ जाएंगी और बारिश नहीं करेंगी। आगे देखिए, वेंगुएला की ठंडी धारा है। अगर ठंडी धारा नाम आ गया तो वहाँ पे क्या होगा? डेजर्ट ही होगा। वेंगुएला की जो ठंडी धारा है तो वहाँ पे क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका के पास बहती है ना ये वेंगुएला की ठंडी धारा, तो वहाँ पे अफ्रीका में कौन सा है? यह कालाहारी मरुस्थल। किसके कारण है? वेंगुएला की ठंडी धारा के कारण वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पे डेजर्ट है। नेक्स्ट है जो फाकलैंड की ठंडी धारा होगी, फाकलैंड की ठंडी धारा के कारण दक्षिण अमेरिका में बारिश नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? पेंटागोनिया डेजर्ट है, ठीक है। ये एक नंबर के क्वेश्चन भी हैं आपके। देखो, जो ये है वेंगुएला की ठंडी धारा है उसके कारण वो कहाँ पे बहती है? वो अफ्रीका में बहती है और उसके कारण कौन सा मरुस्थल है अफ्रीका में? कालाहारी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पेंटागोनिया जो डेजर्ट है वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है और उसके आसपास कौन सी धारा बहती है? वो बहती है फाकलैंड की ठंडी धारा। नेक्स्ट है
यूरोप में देखो, ये पॉइंट देखो, यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्वे की जो गर्म धारा है वहाँ पे पूरे साल बौछार करती रहती है, ठीक है। वहाँ पे पूरे साल बौछार करेगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो वनस्पति है वो अधिक उगेगी, वनस्पति उगेगी तो वहाँ पे डेजर्ट नहीं होगा। ये था हमारा ये ओशन करंट्स, और इसमें हमने एक ओशन का पढ़ा है, अटलांटिक ओशन की करंट्स के बारे में, उत्तर की भी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की भी। तो ये था हमारा धाराओं का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।